नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेके। पिछले 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। अगर आप इजराइल और गजा के मद्देनजर देखें तो बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं। जो सबसे बड़ी खबर अभी आई है, जिस खबर से मैं शुरुआत कर रहा हूं, फिर गजा की तरफ जाऊंगा, इजराइल की तरफ जाऊंगा, वो ये है कि ईरान, रशिया और चाइना ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं। यानी समंदर के अंदर जो उनकी नेवी की एक्सरसाइज होती है, हर साल होती है, वो इस साल भी वो ज्वाइंट होकर साथ मिलकर कर रहे हैं। अब देखिए, जिस तरह से लगातार रशिया से बात अमेरिका की चल रही थी, उससे लग तो यह रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि रशिया ईरान को एक तरफ कर दे। लेकिन पिछले 2 दिन में जो घटनाएं हुई हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो यह कि रशिया ने कहा कि फलस्तीन फलस्तीनियों का है। उसके बाद चाइना के विदेश मंत्री का बयान आया कि फलस्तीन फलस्तीनियों का है। अमेरिका को जो गजा प्लान अमेरिका बना रहा है उसका कोई हक नहीं है। गजा में जो कुछ होना चाहिए वो गजा वालों के लिए होना चाहिए। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और इटली, इन चारों मुल्कों का बयान यह आता है कि गजा प्लान जो बना है इजिप्ट का, वो बिल्कुल सही है, उसको लागू होना चाहिए। मतलब यही हुआ कि अमेरिका जो गजा पर कब्जा करके रिविएरा बनाने की बात कर रहा है, उसका विरोध अब यूरोप में भी हो रहा है। तो एक तरफ यूरोप जो है थियोरेटिकली उसका विरोध कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान, रशिया और चाइना ने एक साथ फिर से नेवल एक्सरसाइज करने की घोषणा करके यह बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि यह जो एंगल बना हुआ है, यह जो ट्रायंगल बना हुआ है रशिया, चाइना और ईरान का, वो टूटा नहीं है बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है। और अगर इसमें हम जोड़ दें कि चाइना ने साफ साफ कहा है कि फलस्तीन फलस्तीनियों का है, तो बहुत साफ हो जाता है कि इस मामले पर यह सारे के सारे फलस्तीन के साथ खड़े हैं। दूसरी जो बड़ी घटना हुई है, आपको ये तो मैंने बताया ही था कि अमेरिकी प्रशासन ने, अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन ने हमास से सीधी बातचीत की है। अब एडम बॉयलर जो हैं वो ट्रंप के एनवाय हैं होस्टेजेस के लिए, यानी अगवा किए हुए लोगों का जो मामला देख रहे हैं वो हैं एडम बॉयलर। उनका एक बयान आया है, सीएनएन पे बाकायदा उनका इंटरव्यू आया और भी जगह आया और उनका बयान आया। उसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें की हैं और ये बातें सुनते समय ये आप नोट कर लीजिए कि एडम बॉयलर जो हैं वो खुद ज्यू हैं, वो खुद यहूदी हैं और अमेरिकन हैं। तो उनका बयान कई रूप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला बयान उन्होंने ये दिया कि हां, हमने हमास से बातचीत की है और आगे भी जरूरत पड़ी तो बातचीत करेंगे। दूसरा बयान उनका यह आता है, उसी बातचीत में वो कहते हैं कि हां, थोड़ा अजीब लगा था कि अमेरिका ने 1997 से जिस हमास को आतंकवादी संगठन घोषित किया है उसके लोगों के साथ एक टेबल पर बैठकर बातचीत करना थोड़ा अजीब जरूर लगा था, लेकिन वो भी हमारे ही जैसे लोग हैं, उनसे बातचीत काफी अच्छी रही। और जब उनसे यह पूछा गया कि इजराइल इस बात से नाराज है तो उन्होंने यह कहा कि हम इजराइल के एजेंट नहीं हैं। और तीसरी और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, होता यह है कि जब आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को कायदे से नहीं समझते हैं तो बाकी बातें लेकर उड़ जाते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो आपको हल्की लगती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये किया कि हम सिर्फ अमेरिकन होस्टेजेस के रिलीज की बात नहीं कर रहे हैं, हम सारे होस्टेजेस के रिलीज की बात कर रहे हैं। यानी बहुत सीधी सी बात यह है कि अमेरिका के यह समझ में आ रहा है कि इजराइल के थ्रू सीज फायर वाली बातचीत कभी आगे नहीं बढ़ने वाली है। नेतन्याहू यह नहीं चाहता है कि किसी भी तरह का सीज फायर हो, इसलिए अमेरिका अब सीधे बात कर रहा है हमास के साथ और यह भी कहा कि आगे भी बातचीत हो सकती है। इसका मतलब यह है कि यह बातचीत सीज फायर को लेकर होगी। इसका असर क्या हुआ आप जानते हैं। जब यह खबर आई थी तो इजराइल ने ही इस खबर को लीक किया था। इस खबर को लीक करने का मतलब यह था कि बातचीत को वो पटरी से उतारना चाहता था। पहला राउंड बातचीत का खत्म हो चुका है, लेकिन इस खबर का असर यह हुआ है कि आज टाइम्स ऑफ इजराइल ने खबर छापी है कि इजराइल की जो निगोशिएशन की टीम है, बातचीत करने वाली टीम है, वो कतर जा रही है। यानी जिस सीज फायर पर इजराइल बात करने को ही तैयार नहीं था, उस पर दोबारा बात करने जा रहा है। और इसमें एक और खबर को आप जोड़ देंगे तो आपके समझ में आएगा कि जो जहां से मैंने शुरुआत की उसका मतलब क्या था। वो खबर यह है कि इस बातचीत में स्टीव विटकॉफ भी शामिल होंगे। विटकॉफ जो है वो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के एनवाय हैं। अब इन सारी घटनाओं को आप जोड़िए, हमास के साथ बातचीत की अमेरिका ने और उसके तुरंत बाद इजराइल कह रहा है कि हम बातचीत की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। यह हवा में नहीं हुआ है, यह वही विटकॉफ हैं जो आए थे और पहले दौर का जो सीज फायर हुआ था वो उन्होंने लगभग जबरदस्ती करवाया था इजराइल से।
अब उसके बाद इजराइल तुरंत कहता है कि हम बातचीत करने जा रहे हैं, यानी अमेरिका ने साफ साफ कहा है कि सीज फायर तो करना पड़ेगा और उसमें खुद विटकॉफ को भेज रहा है। इसका मतलब यह है कि अब जो सीज फायर होगा वो अमेरिका की निगरानी में होगा, इजराइल वहां पर मनमानी नहीं कर पाएगा। बहुत क्लियर इसका मतलब है। और इसकी चिढ़ कितनी है अगर आपको समझना है तो एक इजरायली पत्रकार का यह ट्वीट देखिए। यह ट्वीट तो वहां के हिब्रू भाषा में है, लेकिन ट्विटर पर नीचे अंग्रेजी में ट्रांसलेशन मिल जाता है। उस ट्रांसलेशन को अगर आप पढ़ेंगे तो यह पत्रकार कह रहा है कि अमेरिका इजराइल से ज्यादा हमास पर भरोसा करता है। यानी जो बात मैं कह रहा हूं वो बात इजराइल में जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो इजराइल की पॉलिटिक्स समझते हैं, चाहे वो नेतन्याहू के साथ हैं या खिलाफ हैं, उनकी समझ में आ रहा है कि इजराइल जिस तरह से लगातार बदमाशियां कर रहा है, सीज फायर को टाल रहा है, अमेरिका यह समझ रहा है कि इजराइल सीज फायर को लेकर सीरियस नहीं है, भले पब्लिकली वो कुछ भी कहता रहे। और इसीलिए वो एक तरफ सीधे हमास से बात करता है और दोबारा जब इजराइल और हमास के बीच में बात होनी है, जिसमें निगोशिएटर्स होंगे, कतर के निगोशिएटर्स होंगे, वहां पर अपने एनवाय विटकॉफ को भेज रहा है ताकि वो अमेरिका जिस तरह से सीज फायर कराना चाहता है उसकी तरफ आगे बढ़ सके। एक्जियास के जो बराक डेविड हैं, उनकी सूचनाओं पर मैं बहुत ज्यादा भरोसा करता हूं। इजराइल को बहुत करीब से वो जानते हैं। उनके यहां उन्होंने जो आर्टिकल छापा है, उन्होंने जो आर्टिकल लिखा है एक्जियास पर, उसमें जो डिटेल इस सीज फायर की जो हो सकता है, जो कुछ हफ्तों में हो सकता है सीज फायर, ऐसी बात आ रही है। जो डिटेल्स दी हैं वो डिटेल ये है कि पहली बात तो ये कि सीज फायर को रमजान के महीने तक चलाया जाएगा, यानी रमजान के दौरान इजराइल को कोई बड़ा अटैक नहीं करने दिया जाएगा, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि सारे होस्टेजेस के रिहाई की बात होगी, यानी होस्टेजेस उधर से रिहा होंगे और जिनको इजराइल ने गिरफ्तार करके रखा है उन होस्टेजेस को भी इजराइल को रिहा करना पड़ेगा, यानी होस्टेज ट्रांसफर जो है वो कंप्लीट किया जाएगा। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसमें यह दिखाई दी मुझे कि ये सीधे सीधे युद्ध खत्म करने की तरफ जाता है, यानी कंप्लीट सीज फायर की तरफ जाता है, यानी गजा में जो भी लड़ाई चल रही है उसको पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। यह पढ़ने के बाद मेरी समझ में यह आता है कि गजा पर चाहे जो बयान दिया हो ट्रंप ने, चाहे बार बार वो रिविएरा की फोटो लगा रहे हो या वीडियो लगा रहे हो, लेकिन उनकी समझ में आ गया है कि गजा में जो इजिप्ट का प्लान है वो लागू हो सकता है। और हमास ने भी क्लियर कहा है कि इजिप्ट और बाकी अरब मुल्क अगर ये चाहते हैं कि जब तक ये सारा प्रोसेस चल रहा है तब तक वहां के टेक्नोक्रेट्स जो हैं, जो हमास से एलाइड नहीं है, किसी और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से एलाइड नहीं है, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, लायर्स, ये लोग मिलकर वहां का प्रशासन और वहां जो रिकंस्ट्रक्शन का प्लान होगा इसका एडमिनिस्ट्रेशन देखें। इस बात के लिए हमास ने बिल्कुल हामी भर दी है कि हम उसमें शामिल नहीं होंगे। अगर वो लोग देखते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जब सब कुछ हो जाए, सारा कुछ बन जाए, लोग नॉर्मली रहने लगे, उसके बाद ये हो कि वहां पर इलेक्शन हो और जनता जिसको चुने वो सत्ता में आए। इस बात से यह समझ में आता है कि हमास को भी इस बात की भनक है कि वो सबसे बड़ा कांटा है। अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन की जिद करेगा तो गजा को नए सिरे से नहीं बनाया जा सकेगा। तो हमास थोड़ा सा अपने स्टैंड को उन्होंने लूज किया है कि ठीक है, गजा के लोग कंट्रोल करें, बाहर के लोग कंट्रोल ना करें, गजा रीबिल्ड हो और उसके बाद वहां पर डेमोक्रेटिक इलेक्शन हो। और यह बात ट्रंप के लिए मुफीद है। उसके पॉकेट से पैसा भी नहीं खर्च हो रहा है, पैसा इजराइल को भी नहीं खर्च करना पड़ रहा है, पैसा अरब के लोग खर्च कर रहे हैं और गजा रीबिल्ड हो जा रहा है। और इसके लिए जरूरी यह है कि जंग को रोका जाए और जंग को रोकने के लिए उसने हमास के साथ बातचीत की है। और मुझे लगता है कि अभी दोहा में जो बातचीत होगी जिसमें विटकॉफ भी शामिल होंगे, 2, 4, 5, 7 दिन लग सकता है, 1 घंटे में कोई फैसला नहीं आ जाएगा। मुझे लगता है कि वो परमानेंट सीज फायर की तरफ जाएगी। उधर इजराइल में भी सब ठीक ठाक चल रहा है, यह कहना बहुत मुश्किल काम है। एक पोल आया है, एक नया पोल आया है और इसको भी ज़ायनिस्ट अखबारों ने ही छापा है, इजराइल के अखबारों ने ही छापा है। यह पोल बताता है कि 72.5%, यानी तकरीबन आप कह लीजिए कि 3/4 लोग, 72.5 मतलब 2.5 और कम है 75 से, 72.5% लोगों ने यह कहा है कि नेतन्याहू 7 अक्टूबर को जो कुछ हुआ उसके लिए जिम्मेदार है और उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। यानी बहुत सीधी बात है कि नेतन्याहू इजराइल के अंदर पॉपुलैरिटी को पूरी तरह से खो चुका है।
इसके पहले मैंने आपको बताया था कि अमेरिका में एक पोल हुआ था जिसमें 50% से ज्यादा अमेरिकियों ने इजराइल के खिलाफ वोट दिया था, यानी उनका यह कहना था कि इजराइल जो कर रहा है वो सही नहीं है। यानी अमेरिका के अंदर भी इजराइल का समर्थन जो हमेशा 70-80% रहा है वो घटते घटते 50 से नीचे चला गया है। अब इजराइल से एक और खबर आई है कि शिनबेट के साथ इनकी लगातार, नेतन्याहू की लगातार तू मैं चल रही है। शिनबेट वहां की सिक्योरिटी एजेंसी है, उसने 7 अक्टूबर की जांच करके रिपोर्ट दिया था और रिपोर्ट में यह कहा था कि 7 अक्टूबर को जो कुछ हुआ उसको रोका जा सकता था। अगर नहीं रोका गया तो इसके लिए हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप जिम्मेदार है। पॉलिटिकल लीडरशिप मतलब सीधे सीधे नेतन्याहू जिम्मेदार है। तो वहां शिनबेट के जो चीफ हैं उनको नेतन्याहू ने कहा कि तुम इस्तीफा दो, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देने से इंकार कर दिया। यानी नेतन्याहू की उतनी ही चल रही है कि वो कुर्सी पर बैठे हुए हैं, कोर्ट में उनके खिलाफ केस चल रहा है। एक और खबर आपको दे दूं तो वहां का पॉलिटिकल हाल क्या है यह आप समझ जाएंगे। स्मोट्रिच का नाम हमेशा आप सुनते रहे हैं, लगातार मैं उसको कोट करता रहा हूं। फार राइट का लीडर है, जरूरत से ज्यादा दक्षिणपंथी है। वो लगातार, अभी उसका बयान आया कि वहां अमेरिका का जो प्लान है गजा में गजा खाली करने का, उस तरफ हम बढ़ रहे हैं। वहां पर एक माइग्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट नया बनाया गया ताकि फलस्तीनियों को बाहर खदेड़ने का काम किया जा सके। ये सारा कुछ स्मोट्रिच लगातार बोलता रहता है। स्मोट्रिच के बारे में खबर यह आई है कि आईडीएफ यानी वहां की जो इजरायली डिफेंस फोर्स है, यानी वहां की जो आर्मी है, उसके अंदर स्मोट्रिच ने अपना जासूस बिठा कर रखा था जो अंदर की खबरें स्मोट्रिच को दे रहा था। यानी नेतन्याहू और स्मोट्रिच दोनों के बीच में जबरदस्त डेफिसिट है ट्रस्ट का, एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं। यह तो स्मोट्रिच के बारे में बाहर आया है। ऐसा लगता है कि वहां की आईडीएफ के अंदर भी बहुत राजनीति, बहुत पॉलिटिक्स चल रही है और नेता अपने अपने हिसाब से जंग का इस्तेमाल करना चाहते हैं। नेतन्याहू अच्छी तरह से जानता है कि जंग खत्म हुई तो कुर्सी जाएगी, इसलिए उसका टेंशन में होना बिल्कुल लाजिम है। यही वजह है कि वो सीधे सीधे शिनबेट के चीफ से कह रहा है कि इस्तीफा दो, और उसकी ताकत इतनी कमजोर हुई है, शिनबेट का चीफ मना कर रहा है, सीधे उसने मना कर दिया कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। बजट वहां पास कराना है और नेतन्याहू के सामने बड़ा संकट है कि जिस तरह से सदन के अंदर, नेसेट के अंदर भी उसका बहुमत कम हुआ है, वो कैसे पास कराएगा बजट। इसमें एक खबर आप और जोड़ दीजिए, ईरान के ऊपर अटैक का लगातार प्लान कर रहा है इजराइल और उसकी मंशा है कि वो ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करे। अभी लगातार ईरान के ऊपर जो प्रेशर बनाया जा रहा है उसमें ट्रंप के बहुत सारे बयान आए थे। कल एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान के साथ दो चीजें हो सकती हैं। पहली चीज ये हो सकती है कि निगोशिएशन हो, दूसरी चीज ये हो सकती है कि वार हो। निगोशिएशन को लेकर, बातचीत को लेकर वो पहले भी कह चुका है। उसने कहा हमने चिट्ठी भेजी है, ईरान ने कहा हमें कोई चिट्ठी नहीं मिली है, और ईरान ने कहा कि दबाव के साथ जबरदस्ती तो हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, आप आराम से बात करेंगे, सैंक्शंस लूज करेंगे तो हम आपसे बातचीत करने को तैयार हैं। इराक के ऊपर सैंक्शन लगा हुआ था, ईरान से आप खरीद नहीं सकते बिजली, गैस नहीं खरीद सकते, वो बीच में हटाया गया था ताकि इराक में लाइट की समस्या ना रहे, बिजली की समस्या ना रहे। अब ट्रंप जो है इराक के ऊपर कह रहे हैं कि हम वो जो कंडीशन हमने लगाई थी दोबारा लगा देंगे। तो इराक ने बहुत साफ साफ कहा है कि हमारे पास अल्टरनेटिव सोर्स नहीं है, अगर आप सैंक्शन लगाएंगे तो हमारे यहां लाइट नहीं रहेगी। ये सारा माहौल बना हुआ है। इन सब के बीच कतर का बयान आप सुनिए। कतर अमेरिका के बहुत करीबी है, शायद सऊदी अरब, कतर, ये कंट्रीज हैं जो अमेरिका के सबसे ज्यादा करीब हैं। कतर से दो बयान आया है। पहला बयान यह आया है कि हम अपनी जमीन का इस्तेमाल यूएस या इजराइल को ईरान पर न्यूक्लियर अटैक करने के लिए नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर ईरान की न्यूक्लियर साइट पर अटैक होता है तो पर्शियन गल्फ के जितने मुल्क हैं उन सब के यहां 3 दिन के अंदर पीने के पानी का संकट शुरू हो जाएगा, पीने का पानी खत्म हो जाएगा। यह बात मैंने पहले भी आपसे कही है कि ईरान पर अगर अटैक होगा तो उसका असर पूरी खाड़ी में पड़ेगा। लेकिन दूसरी बात जो उन्होंने कही है वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि इजराइल का जो न्यूक्लियर पूरा का पूरा प्रोग्राम है उसको आईएईए के अंदर लाना चाहिए। आईएईए मतलब इंटरनेशनल एटॉमिक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी बात हो रही है, जो लगातार ईरान पे सवाल उठा रहा है। ईरान की न्यूक्लियर साइट्स की जांच करने की बात कर रहा है जो संगठन। तो कतर ने इशारे में यह कहा है कि आप ईरान की अगर न्यूक्लियर जो कैपेसिटी है उसकी जांच कर रहे हैं, उसको इंटरनेशनल नियमों पर कस रहे हैं, तो इजराइल की जो
न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको भी उन्हीं नियमों पर कसना चाहिए, IAEA के तहत लाना चाहिए, जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है उसके अंदर इजराइल को लाना चाहिए। यानी वो सीधे सीधे ये सवाल उठा रहा है कि इजराइल के पास जो न्यूक्लियर पावर है उसको डेवलप करने में उसने भी इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो नहीं किया है। इसके साथ एक और खबर जोड़ लीजिए, टर्की के बारे में हम सब जानते हैं कि बातें वो कितनी भी कर ले, उसने सीधे सीधे कोई मदद फलस्तीन की नहीं की है। लेकिन अभी एक मजेदार कदम उठाया है टर्की ने। नाटो की ज्वाइंट एक्सरसाइज होनी थी, नाटो में जितने भी देश हैं जिसमें इजराइल भी है, टर्की भी है, यूरोप के देश भी हैं, खाड़ी के देशों में अकेला टर्की है। लेकिन टर्की को वहां पर वीटो पावर मिला हुआ है, तो नाटो के देशों की साथ में एक्सरसाइज होनी थी, उसमें इजराइल भी हिस्सा लेना चाह रहा था। टर्की ने वीटो लगा दिया और कहा कि इजराइल को नाटो की जो ज्वाइंट एक्सरसाइज होनी है मिलिट्री, उसमें शामिल नहीं होने दिया जाएगा। और इस वीटो के चलते इजराइल नाटो की ज्वाइंट आर्मी जो एक एक्सरसाइज होनी है उस एक्सरसाइज में शामिल नहीं हो पाएगा। अब इस कदम का बड़ा मतलब है, दरअसल ये पूरा कदम फलस्तीन से, भले फलस्तीन के नाम पे शोर मचाया जाए, लेकिन फलस्तीन से ज्यादा सीरिया से जुड़ा हुआ है। सीरिया में पिछले दिनों 2-3 दिनों से जो कुछ हो रहा है वो आप जानते हैं। बड़े पैमाने पर अलवाइटों को मारा जा रहा है, जो सत्ता के विरोधी हैं उनको मारा जा रहा है, शियाओं को मारा जा रहा है। क्रिश्चियंस ने आगे आके कहा है कि हमारा नरसंहार हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है, ये सारा कुछ हो रहा है। अब वहां जो कुछ हुआ उसमें टर्की का बड़ा रोल है। टर्की ने भेजा था अपने यहां से, टर्की की आर्मी ने वहां मदद की थी, और इजराइल ने साउथ का पूरा सीरिया कब्जा किया हुआ है। अब टर्की के लिए यह सरदर्द है कि अगर सीरिया पर लगातार इजराइल का कब्जा बढ़ता जाएगा तो उसका असर कम होगा, और इसके चलते टर्की की इजराइल से सीधी भिड़ंत हो सकती है। तो ये जो गुस्सा है, ये जो पॉलिटिक्स है, इस पॉलिटिक्स के तहत उसने नाटो के ज्वाइंट एक्सरसाइज में इजराइल के शामिल होने पर वीटो लगा दिया। अब देखिए, सीरिया का मामला आज का नहीं है। हिलेरी क्लिंटन का एक मेल था जो लीक हुआ था, विकीलीक्स ने लगाया था, और उस पर हिलेरी क्लिंटन ने लिखा था कि अगर सीरिया टूटता है, सीरिया में अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो वहां पर शिया सुन्नी विवाद शुरू हो जाएगा, और जाहिर है इस तरह के विवाद को इजराइल हमेशा वेलकम करेगा। शिया सुन्नी लड़ाई जब तक चलती रहेगी, जब तक फिरकों में वहां के मुस्लिम मुल्क आपस में लड़ते रहेंगे, अलवाइट लड़ते रहेंगे, सुन्नियों से सुन्नी मारते रहेंगे, अलवाइटों को शिया सुन्नी, ये सारा तमाशा चलता रहेगा, इजराइल के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप देखिए, अलग द्रूज नेशन बनाने की बात कर रहा है। अभी कल एक बयान आया कि जो द्रूज हैं वो हमारे यहां आके नौकरी कर सकते हैं, इजराइल में उनको नौकरी करने दिया जा सकता है, यानी द्रूजों को अपने साथ लेने की वो कोशिश कर रहा है। ये अलग बात है, काम निकल जाएगा तो उनके साथ भी वही व्यवहार करेगा जो अपने यहां क्रिश्चियंस के साथ व्यवहार करता है। खैर, तो हिलेरी क्लिंटन ने तो तभी यह बात जान ली थी, और यह सब जानते थे कि अगर असद की रेजिम टूटती है और वहां पर बवाल शुरू होता है, शिया सुन्नी बवाल खास तौर पर शुरू होता है, तो वो इजराइल के लिए बहुत फायदेमंद होगा। लेकिन जो इजराइल के लिए फायदेमंद होगा, टर्की के लिए हमेशा फायदेमंद हो, यह जरूरी नहीं है। तो एक विवाद सीरिया के चलते चल रहा है। अभी सीरिया में एक और खबर है कि वहां जो खाइनिम एयर बेस है जिस पर रशिया का कब्जा है, और इस पूरे बवाल के बावजूद रशिया ने वहां से अपना कब्जा नहीं छोड़ा है, वहां 7,000 के आसपास अलवाइटों को उसने शरण दी है, जिनके खिलाफ लगातार हिंसा हो रही थी। वो वहां जाकर छुपे हुए हैं, वहां जाकर सेफली वो रह रहे हैं, जैसे भी आप कहना चाहें। तो रशिया ने भी ये क्लियर किया है कि वहां के अलवाइटों जिनके खिलाफ लगातार ये अभियान चला रहे हैं, उनके साथ वो खड़ा है। ईरान लगातार इस बात को कह रहा है कि सीरिया में जो कुछ हो रहा है वो गलत है। रेजिस्टेंस का एक ग्रुप वहां पर खड़ा हुआ है, ये भी मैंने आपको बताया है, और ये सारी चीजें मिलकर एक नया रेजिस्टेंस खड़ा करने की तरफ बढ़ सकती हैं, और वो एक बार फिर अमेरिका के लिए सरदर्द बनेगा। इन सब के बीच अलग अलग जगहों से कई सारी खबरें आ रही हैं। कोलंबिया में जो लीडर थे, एक फलस्तीनी था वहां पर जिसके पास ग्रीन कार्ड है अमेरिका का, और उसने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जो प्रदर्शन हुए थे अमेरिका की, उसमें काफी मदद की थी, काफी रोल निभाया था। उसको अमेरिका की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पहले उससे कहा गया तुम्हारा वीजा छीन लिया जाएगा, उसने कहा वीजा नहीं, मेरे पास तो ग्रीन कार्ड है। उससे कहा ग्रीन कार्ड भी छीन लिया जाएगा। अभी तक ग्रीन कार्ड छीना वीना तो नहीं गया है, लेकिन उसको गिरफ्तार किया गया है, और कोलंबिया को जो प्रशासन द्वारा मदद मिलती थी कोलंबिया यूनिवर्सिटी को, उसमें काफी पैसों की कटौती की गई है। एक तरफ यह तमाशा चल रहा है, अपने आप को कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे यहां है, लेकिन आप फलस्तीन के फेवर में नहीं बोल सकते हैं। इजराइल के फेवर में आप जुलूस निकालिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वहां के अच्छे अच्छे सीनेटर, ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये अमेरिका के सीनेटर हैं,
देख के आपको लगेगा कि ये होंगे इजराइल के सीनेटर, क्योंकि अमेरिका के सीनेटर हैं और इनके यहां झंडा लगा हुआ है इजराइल का। हिंदुस्तान में सोचिए कोई किसी और मुल्क का कोई एमपी अपने ऑफिस में अगर किसी और मुल्क का झंडा लगाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे। लेकिन यहां पर रिक स्कॉट जो अमेरिकन सीनेटर हैं वो इजराइल का झंडा लगाए हैं, और वो अकेले नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और अब अमेरिका में भी इस बात की चर्चा शुरू हो गई है, अमेरिका में भी इस बात की आलोचना हो रही है कि आपके लिए अमेरिका फर्स्ट है या इजराइल फर्स्ट है। आप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कर रहे हो या मेक इजराइल ग्रेट अगेन कर रहे हो। और यही वजह है कि 50% से ज्यादा अमेरिकी अब जो है वो इजराइल के खिलाफ हो रहे हैं। लेकिन इसी के बरक्स एक और सीन है। लंदन की बिग बेन के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा, हम भी जब गए थे तो हमने भी बिग बेन देखा था। बिग बेन पर एक बंदा चढ़ गया, नंगे पांव चढ़ गया और अपने हाथ में फलस्तीन का झंडा लिया हुआ था। 16 घंटे वो बिग बेन पर चढ़ा रहा फलस्तीन के समर्थन में, उसके बाद उसको गिरफ्तार किया गया। तो जितना प्रेशर बढ़ रहा है उतना ही विरोध भी बढ़ रहा है, और दुनिया भर में फलस्तीन के साथ खड़े होने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये सब चीजें कितनी भी फ्लिमजी लगें, लेकिन ये बेअसर नहीं होने वाली हैं। जिस तरह से अमेरिका हमास से बात कर रहा है, जिस तरह से इजराइल का पत्रकार कह रहा है कि अमेरिका इजराइल से ज्यादा हमास पर भरोसा करता है, और जिस तरह से अमेरिका से हमास की बातचीत के बाद अब इजराइल में एक बार फिर से सीज फायर की बातचीत का माहौल बनना शुरू हुआ है। लोगों को भेजा गया है, नेगोशिएटर्स को, कि जाइए कतर में, दोहा जाइए, वहां पर बात कीजिए, और वहां विटकाप भी शामिल होगा। ऐसा लगता है कि चीजें बहुत तेजी से ना सही धीरे धीरे बदल तो रही हैं। जिस तरह से यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली वगैरह ने एक साथ खड़े होकर कहा है कि इजिप्ट का जो प्लान है गजा को रीबिल्ड करने का, उसके लिए हम तैयार हैं, वो बिल्कुल सही प्लान है। जिस तरह से ओआईसी में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में इसको पास किया गया, दुनिया भर में धीरे धीरे इजिप्ट के गजा प्लान के फेवर में और अमेरिका इजराइल के गजा प्लान के खिलाफ माहौल तो बन रहा है। देखिए इसका क्या असर होता है। सीज फायर वाली बातचीत एक आध दिन में कुछ इंपॉर्टेंट खबरें वहां से निकल के आएंगी, और जैसे जैसे खबरें निकल के आएंगी मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस। अगर पसंद आते हैं तो दोस्तों से, रिश्तेदारों से शेयर कीजिए। अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर हमारी ताकत बनना चाहते हैं तो आप 3 रुपए रोज से भी कम पे हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, सुपर थैंक्स दे सकते हैं, और सीधी मदद करना चाहें तो ये सारे लिंक पिन किए हुए कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिए हैं। आप साथ आएंगे तो लगातार सत्ता और कैमरे की आंख में आंख डालकर मैं सच बोल सकूंगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।